सदा जनन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। राजेंद्र कुमार अपनी बेटी रूपा को बताता है कि प्रगति चाय पर आने वाली है। रूपा ये सुनकर खुश होती है और वो अपनी खुशी विक्रम से बांटती है, क्योंकि वो इसका जिक्र राजेश से नहीं कर सकती, जिसे राजेंद्र कुमार सरप्राइज देना चाहता है। प्रगति आशा को ये खुशखबरी देती है कि अंजू को अदालत ने बरी कर दिया है। आशा भी प्रगति को ये खुशखबरी देती है कि विकास अपनी सजा काटकर जेल से उस दिन वापस आने वाला है। दोनों विकास को लेने जाती हैं। विकास जेल से बाहर आते ही अपने ससुर दुर्गा प्रसाद से मिलना चाहता है और ये तीनों उसके घर जाते हैं। विकास दुर्गा प्रसाद से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता है और अपनी बाकी जिंदगी एक अच्छे इंसान की तरह जीने का वादा करता है। दुर्गा प्रसाद उसे माफ कर देता है और उससे अपने साथ रहने को कहता है। विकास घर जवाई बनने को तैयार नहीं होता। प्रगति विकास और आशा को लेकर अपने घर आती है और विकास से उसके साथ रहने को कहती है, लेकिन विकास उससे कहता है कि एक भाई का बहन के घर रहना ठीक नहीं होगा। प्रगति विकास से शिकायत करती है कि मर्द औरतों को अपने से कमतर क्यों समझते हैं। अगर एक बहन अपने भाई के घर रह सकती है तो एक भाई अपनी बहन के घर क्यों नहीं रह सकता। विकास लाजवाब हो जाता है और प्रगति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे। वही तो कर रहा हूं प्रगति, इसीलिए यहां से जाने से पहले तेरा शुक्रिया अदा तो करना है ना। जाने से पहले? हाँ भाई, एक बहन के घर में भाई कैसे रह सकता है? बड़ी अच्छी बात कही आपने। अगर मैं भाई होती मेरे घर में रहते, लेकिन क्योंकि मैं बहन हूं आप मेरे घर में नहीं रह सकते। आप इस समाज के उन मर्दों में से है जो बेटे के जन्म पर जश्न मनाते हैं, लेकिन बेटे के जन्म को मनहूस समझते हैं। लड़कियों को लड़की के मुकाबले में कमतर समझते, कमजोर समझते आप। नहीं प्रगति, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं लड़की बहन हूं आपकी, इसलिए आप इस घर में नहीं रह सकते तो जाइए, बेशक जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आपको राखी भी नहीं बांधी। नहीं चाहिए मुझे ये रक्षा का बंधन, नहीं चाहिए ये रिश्ता, ये नाता, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आपने किया वो सब दिखावा था, मुंह बोली बातें थी। मत बोल बे। मैं ऐसा ही कहूंगी। हम दोनों के बीच रिश्ता ही क्या है? क्या हूं मैं आपकी? अच्छा मुझे माफ कर दे बहन। ये देख, तेरा भाई तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, मुझे माफ कर दे। अच्छा तेरे सर की कसम, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और एक बात सुन, अगर कोई इस घर से गया ना तो वो तू जाएगी। हाँ। अरे पगली, मुझे एक भाई का फर्ज भी तो अदा करना है ना। मैं तेरे हाथ पीले करूंगा, तुझे टोली में बिठाऊंगा, तुझे तेरे ससुराल भेजूंगा, है ना? खुश? यहां से जाने की बात मेरे मुंह से आखिरी बार निकली है, फिर कभी नहीं निकलेगी। और हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। इसमें माफी की क्या बात? देखो भाभी, भैया ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो माफी मांगे मुझसे? प्रगति,
तेरा दिल तो इतना बड़ा है कि उसमें हम तो क्या, तू चाहे तो सारी दुनिया समझ सकती है। इतनी तारीफ मैं नहीं सुन सकती अपनी। अब मुझे जाना है। इतने दिनों से काम पर भी ध्यान नहीं दिया और ईसा और मूसा भाई से भी नहीं मिली। अब मैं चलती हूँ। चलो। कितना अजीब रिश्ता बन गया इस लड़की के साथ हमारा। मुझे तो इसने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कोई गैर हूँ। सच पूछो तो अपनों से भी बढ़कर सलूक किया है इसने। तुम नहीं जानती आशा, मैं जब जेल में था तो मेरा एक एक दिन पहाड़ जैसा था। मैं जब गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचता था और वर्तमान को देखता था तो अपने भविष्य से बहुत डर लगता था। मैं तो यहां तक सोचता था कि इस जिंदगी में कभी तुम लोगों से मिल पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं थी। मैं जानती थी कि तुम एक मुजरिम होते हुए भी मुजरिम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं था। मैं जानती थी कि अब तुम जब प्रायश्चित करके लौटोगे तो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे। इसलिए मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। हाँ, बस एक एहसास था अकेलेपन का। इसलिए जब भी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करती थी ना, तो किसी अंधेरे कोने में जाकर खूब रोया करती थी। कभी कभी तो एक झलक पाने के लिए तड़प उठती थी। आशा, सचमुच में बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मुझ पर भरोसा रखो आशा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। I promise you। जब तुम वापस आ गए हो तो समझ लो मेरी सारी खुशियां वापस आ गई। अब मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सच? सच कह। आशा, May I come in, sir? Come in। सर, मुझे यहां आने में जरा देर हो गई। जरा देर हो गई? पूरे 2 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। सर, क्या है कि कुछ काम होते ही ऐसे हैं जिनको निपटाते निपटाते देर हो जाती है। अनिल, मैंने सीरियसली सोचा है तुम्हारे बारे में। क्या सोचा है? ऐसी बात जो कभी किसी ने नहीं सोची। हमें भी तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है? शादी से पहले तुम्हें तलाक देने की। क्या? हाँ, जो आदमी शादी से पहले इतनी देर से आता हो अपनी महबूबा से मिलने, वो आदमी शादी के बाद क्या करेगा अपनी बीवी के लिए? यानी मैडम मुझे तलाक देंगी? हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ महबूबा हूँ तुम्हारी, तो ये हाल है। सुना है शादी के बाद तो मोहब्बत कम हो जाती है। मीना भाई, बात तो वाकई सोचने की है, और कुछ भी फैसला करने से पहले हम लोगों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। सर जोड़कर? सर जोड़कर नहीं जनाब, दिल जोड़कर। मीना, अब तो कोई शिकायत नहीं है? जी नहीं, तुम्हारे गले लग जाने के बाद कोई शिकायत नहीं है। मीना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम इसी तरह मेरे गले लगी रहो और ये जिंदगी बीत जाए। वाह भाई वाह, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, खत्म कर डाली आपने। जवाब नहीं है आपका। ये जवाब तो आपका नहीं है मीना। वैसे सच पूछो मीना, तो मुझे राजेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी ही बदौलत मुझे तुम मिली हो। गलत, बिल्कुल गलत। राजेश की वजह से मैं तुम्हें नहीं मिली, बल्कि तुम मुझे मिले। अरे बाबा, बात तो एक ही है। नहीं, मैंने कहा ना, बात एक नहीं है। चलो बात एक नहीं है, लेकिन वो महाशय हैं कहाँ आजकल? पापा से बात हुई थी मेरी, कहते हैं उन्हें कलकत्ता से लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे।
जी नहीं। नमस्ते मीना जी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहिए, क्या काम है? जी दरअसल मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करने आया था। गलतफहमी? कौन सी? यही राजेश बाबू के बारे में। राजेश बाबू? जी मीना जी, मैं आप लोगों को यही बताने आया था कि वो कलकत्ता नहीं गए। कलकत्ता नहीं? तो फिर कहाँ गए? जी यही है, अपने घर पे। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो यही है तो हमें मिलने क्यों नहीं आए? ऑफिस में क्यों नहीं आए? मीना जी, बात यह है कि उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है, तो वो... रंजीत! मैंने कुछ गलत कहा मीना जी? हाँ, गलत ही तो कहा तुमने। मीना जी, ये बात गलत नहीं है। दरअसल उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है, चोरी के इल्जाम में। चोरी? जी हाँ मीना जी, 10 लाख की चोरी। मीना जी, दरअसल बात यह है कि आप लोग बहुत भोले हैं। आप लोग नहीं जानते कि आजकल में किस किस तरह के सांप पलते हैं। वो तो था ही एक नंबर का बेईमान। ये तो कहिए कि 10 लाख रुपए की चोरी पकड़ी गई और ना जाने उसने क्या क्या किया होगा। मीना जी, मैं तो कहता हूं कि जिस तरह उसे ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, उसी तरह आप लोग भी उसे अपने दिलो दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। ग्रोवर। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते, बैठिए। जी, शुक्रिया मोदी साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? बस आपसे क्या झूठ बोलना मोदी साहब, दरअसल... कहिए ना, बात क्या है? मोदी साहब, मैंने सुना है कि आपने राजेश को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, सच सुना है आपने। और मोदी साहब, मैंने यह भी सुना है कि उसने 10 लाख का घपला किया था। हाँ था, मगर छोड़िए उस बात को, आप अपनी बात कहिए। मैं उसी सिलसिले में अर्ज करना चाहता था मोदी साहब, आपके एक वर्कर की वजह से मुझे आपकी एजेंसी से हाथ धोना पड़ा। उसने मेरी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला, लेकिन खुद बेईमान निकला। अब वो नहीं रहा, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता था कि आप वो एजेंसी मुझे वापस दे दीजिएगा। ठीक है, आप ले लीजिए एजेंसी, मुझे कोई इतराज नहीं। शुक्रिया मोदी साहब, आपने मेरी खोई हुई साख मुझे वापस दे दी। मोदी साहब, इजाजत दीजिए। थैंक यू मोदी साहब। नमस्ते। कैसी हो मीना बेटी? मैं ठीक हूँ। गुड। पापा, ये ग्रोवर अंकल यहाँ क्यों आए थे? बेटी, उसकी जो एजेंसी राजेश ने कैंसिल की थी ना, वापस मांगने आए थे। और आपने वो एजेंसी वापस कर दी? हाँ बेटी। इसका मतलब ये हुआ जो मैं सुनकर आ रही हूँ वो बिल्कुल सच है। क्या सुन के आई है तू? यही कि आपने राजेश बाबू को नौकरी से निकाल दिया। हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो कलकत्ता गया है। दरअसल अब वो हमारे साथ नहीं है। इसकी वजह? बेटी, जिसने तुम्हें ये खबर दी उसने ये भी बताया होगा कि राजेश ने 10 लाख रुपए की चोरी की थी। इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। हाँ, तू क्यों यकीन करेगी? तुमने तो उस पर भरोसा किया है। अभी तुम्हारी उम्र ये सोचने की नहीं कि लोग कैसे होते हैं, शराफत की आड़ में कैसे धोखा देते हैं। मैं जानती हूँ पापा, मेरी उम्र कम है, मगर जो बात मैं जानती हूँ राजेश बाबू के बारे में, शायद वो आप नहीं जानते। राजेश बाबू बेईमान नहीं हो सकते। लेकिन इसका क्या करें कि उसकी बेईमानी मेरे आंखों के सामने खुल के आई है। आपको धोखा हुआ होगा, जरूर आपको तो गलतफहमी हुई है। नहीं, धोखा और मुझे? हाँ पापा, राजेश अगर बेईमान होता तो आपकी 10 लाख रुपए नहीं लेके जाता, पूरी जायदाद हड़प कर लेता। ये क्या कह रही है तू? हाँ पापा, मैं राजेश बाबू से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे। वो राजेश है जिसने मुझे अनिल से प्यार करने पर मजबूर किया। अगर वो बेईमान होता तो कौन रोक सकता था मुझसे शादी करने से? आप रोक सकते थे या फिर मैं? मगर उसने ऐसा नहीं किया।
उसने तो अपने प्यार की कुर्बानी दी है, दोस्ती का फर्ज निभाया है, और आप उसे बेईमान समझ रहे हैं? इस बात पे तो मैंने गौर ही नहीं किया। पापा, या तो आप ये साबित कर दीजिए कि राजेश बेईमान है, या फिर आप उसे नौकरी पर बुला लीजिए। हेलो। हेलो रंजीत, जी मोदी साहब। देखो फौरन राजेश के घर जाओ और उसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। तो मैंने बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब, बेईमान आखिर बेईमान ही होता है, और किसी के कहने पे कोई बेईमान आखिर ईमानदार तो नहीं हो जाएगा ना। आपने उसे नौकरी से निकाल कर बिल्कुल ठीक किया है। देखो रंजीत, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। मोदी साहब, लेकिन सच बोलना मेरा फर्ज बनता है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उसे वापस बुलाकर। देखो रंजीत, तुमसे जो कहा है वही करो। जाओ और राजेश को ले आओ। जी बहुत अच्छा। ये क्या कर रहा है रंजीत? तू अपने दुश्मन को वापस लाने जा रहा है, मगर मोदी साहब को भी तो जवाब देना है। कह देना उनसे, तूने तो राजेश से कहा था आने के लिए, मगर उसने साफ इनकार कर दिया आने से। मगर ये झूठ है, मगर इन हालात में झूठ बोलना है तुझे। हाँ, झूठ बोलना है तुझे। प्रगति, प्रगति, आओ। डैडी, डैडी देखो कौन आया है। डैडी, प्रगति आई है। अरे बेटे तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर में मेरा इस तरह से स्वागत होगा। बेटे, ये मेरी बेटी रूपा है। बस यूं समझ लो कि राजेंद्र सर्कस की एक क्लॉन है। बस इसी के दम से यहाँ रौनक बनी रहती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे बैठो ना बेटा, बैठ जाओ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच इस घर में आ गई हो, या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अरे बेटे, अब तुम ख्वाब की दुनिया से बाहर आ जाओ। प्रगति सचमुच इस घर में आ गई है और इस वक्त तुम्हारे सामने बैठी है। मैं यहाँ आकर बहुत हैरान हूँ। अरे हैरानी तो हमारी खत्म हुई है। इस घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन इंसान तुम्हारा दिन रात इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? ये हम नहीं बता सकते। तुम नहीं बता सकती तो कौन बता सकता है? वही जो इतनी बेकरारी से और बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेकरारी से, बेचैनी से? लेकिन वो है कौन? अरे इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे हम। तुम भी इंतजार करो। साहब, प्रगति बेटे, दरअसल रूपा ठीक कह रही है। बात है कुछ ऐसी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अच्छा, तुम दोनों आपस में बात कर लो, मैं अभी आता हूं। इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि तुम्हें ऐसा क्या है कि जो भी तुम्हें देखता है तो पागल हो जाता है। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या है। अरे मैं भी कैसी पागल हूँ। तुम पहली बार इस घर में आई हो और मैंने कुछ भी नहीं पूछा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। इसकी तकलीफ मत करो प्लीज। तुम खुशी को तकलीफ कहती हो। तुम बैठो, मैं अभी आई।
नमस्ते मोदी साहब। तुम अकेले आए? राजेश कहाँ है? मोदी साहब, आपके कहने के मुताबिक मैं उसके घर उसे बुलाने गया था, लेकिन उसके बाद जैसा सुलूक उसने मेरे साथ किया है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। क्या किया तुम्हारे साथ? बस ये समझ लीजिए कि पीटा नहीं, बाकी सब कुछ किया। बहुत बेइज्जती की उसने मेरी, और आपका नाम सुनते ही उसने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं मोदी साहब। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।